बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हिज़ा की शाम थी और मौसम बहुत खराब था। आसमान पर बादल गिरज रहे थे, तेज हवाएं चल रही थी, मगर बारिश आने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे खराब मौसम में शुरली हाथ में बंद छतरी पकड़े बस स्टॉप में खड़ी काफी देर से बस का इंतजार कर रही थी, मगर अब तक कोई बस नहीं आई थी। सड़कों पर गाड़ियां रवां दवा थी। एक नौजवान का वहां से गुजर हुआ तो जैसे ही उसकी नजर शुरली पर पड़ी तो वो वहीं रुक गया और ऐसे नाजुक लड़की उस नौजवान के दिल को भा गई थी। वो शख्स दराज का ब्राउन बाल और सब्ज आंखें, वजीहा, पुरकशिश और काफी हद तक स्मार्ट दिख रहा था। शुरली उसके सामने वाले फुटपाथ पर खड़ी थी, बीच मेन सड़क थी। वो नौजवान दूसरे फुटपाथ पर खड़ा उसे घूर रहा था। न जाने शुरली को शायद महसूस हुआ कि जैसे उसे कोई देख रहा है, तो शुरली ने उसे देखा तो एक हैंडसम नौजवान को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वो एकदम घबरा सी गई। नौजवान ने उसकी घबराहट नोट की, जिसकी वजह से वो जेरे लब मुस्कुराया। आसमान पर जोर से बादल गरजा और बारिश शुरू हो गई। शुरली को खड़े काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उसने बस का मजीद इंतजार करना तर्क किया और पैदल ही घर चलने लगी। उसकी एक वजह नौजवान का घूरना था और दूसरा बारिश का होना। शुरली के घर में सिर्फ एक छोटा भाई रहता था, माँ बाप कोई नहीं था। उन दोनों बहन भाइयों के सिवा शुरली एक ऑफिस में जॉब करती थी और अपना और अपने भाई का खर्चा चलाती थी। उसे ये फिक्र भी सता रही थी कि वो आज लेट हो चुकी है। उसका भाई स्कूल से कब का आ चुका होगा और इस वक्त न जाने वो क्या कर रहा होगा, कहीं कोई शैतानी न कर बैठे। इस तरह के अजीबो गरीब वसवसे शुरली को परेशान कर रहे थे। शुरली मतवस कराने से ताल्लुक रखती थी, अपना जाती गर्दा और कुछ नहीं। शुरली सर में छतरी लिए आहिस्ता आहिस्ता सड़क की एक तरफ घर को चले जा रही थी। वो नौजवान भी शुरली के पीछे दबे पांव चलने लगा। चलते चलते शुरली को अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने अपने कदम तेज किए और बगैर पीछे देखे चलती रही। ट्रैफिक की वजह से शुरली को एक जगह रुकना पड़ा तो उसने थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा कि अब तो कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। शुरली ये देखकर ठटक गई कि वो नौजवान उसके पीछे काफी फासले पर खड़ा था और उसे ही देख रहा था। जैसे ही इशारा खुला, शुरली बिजली की सी तेजी के साथ चलती गई और अपने घर के बाहर आकर ही सुकून का सांस लिया। शुरली कुछ देर यूं ही खड़ी दरवाजे के पास लंबे लंबे सांस लेती रही। फिर न जाने उसके दिल में क्या आया जो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो नौजवान शुरली के घर से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे खड़ा उसे ही देख रहा था। शुरली के अंदर खौफ पैदा हुआ और वो बेइख्तियार जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। जब तक उसके भाई जेम्स ने दरवाजा न खोला, शुरली अंदर आई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और हर खिड़की के आगे पर्दे गिरा दिए। शुरली सोफे पर बेहाल गिरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका सांस इस तरह फूला हुआ था कि जैसे रेस लगाकर आ रही हो। जेम्स शुरली के पास आकर बैठा और उसे यूं देखकर बोला, क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो है ना? पहले तो आपकी ऐसी हालत कभी ना हुई थी। जेम्स की आवाज सुनकर शुरली को जैसे होश आया। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए जेम्स को गले से लगाया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही मौसम खराब था इसलिए घबरा गई थी। तुम जाकर आराम करो। शुरली की जिंदगी में कभी कोई लड़का नहीं आया था। वो गोल्डन बालों वाली और नीली आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी और ऑफिस के काम के बाद घर के कामों में इस कदर मसरूफ रहती कि उसने कभी खुद को टाइम ही न दिया। ऑफिस में एक लड़का था जिससे शुरली की जान पहचान थी, लेकिन वो भी दोस्ती की हद तक, इससे आगे कभी कोई बात नहीं गई। आज पहली बार किसी ने शुरली का घर तक पीछा किया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह दहशत ज़दा थी। रात खाने के बाद जब शुरली किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी तो उसने अचानक ही नजर उठाकर ऊपर देखा तो दम बखुद रह गई। वो नौजवान अभी तक उसी दरख्त के नीचे खड़ा था और शुरली को ही देख रहा था। शुरली खौफ से कांपने लगी और बर्तन वहीं के वहीं छोड़कर भागकर अपने भाई के कमरे में आ गई। जेम्स बेड पर बेखबर सो रहा था। शुरली जेम्स के साथ उसके बेड पर लेटी और अपने ऊपर चादर ओढ़ ली। शुरली को खौफ से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन न जाने रात के किस पहर वो गहरी नींद सो गई। शुरली की आंख खुली तो जेम्स को अपने करीब पाया, जो उसे हाली हाली निगाहों से देख रहा था।
दीदी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? देखो मेरी आज स्कूल से छुट्टी हो गई, जेम्स ने शिकायती लहजे में कहा। शुर्ली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने चारों तरफ ऐसे देख रही थी जैसे किसी अनजानी जगह आ गई हो। शुर्ली ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जो सुबह के 9 बजा रहा था। शुर्ली की भी आज ऑफिस से छुट्टी हो गई थी। उसने भी अब ऑफिस आने का इरादा तर्क किया क्योंकि लेट आने पर उसे डांट डिपट का जो सामना करना पड़ता था। कोई बात नहीं, कल स्कूल चले जाना, शुर्ली ने प्यार से जीम के सर पर हाथ सहलाते हुए कहा। मुझे नाश्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, जीम्स बोला तो शुर्ली हल्का सा मुस्कुराई और सर को हाँ में जुम्बश देकर बेड से उठ गई और किचन की तरफ बढ़ी। शुर्ली ने पैंट शर्ट पहनी थी और अपने बालों को पोनीटेल में बांध के रात के जिन बर्तनों को वो यूं ही छोड़कर चली गई थी समेटने लगी। शुर्ली ने निगाह उठाकर खिड़की से बाहर देखा तो कुछ लम्हे के लिए तो वो बुत ही बन गई। वो नौजवान अभी तक वहीं खड़ा था और शुर्ली को घूर रहा था। शुर्ली ने जल्दी से पर्दा खिड़की पर गिराया और दहशत के मारे लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसे अब उस लड़के से खौफ आने लगा था। शुर्ली कुछ देर खड़ी यूं ही सोचती रही कि क्या ये लड़का कल शाम का यहीं खड़ा है या फिर वापस आकर आ गया है, क्योंकि मेरा ऑफिस टाइम है। लेकिन शुर्ली कोई भी जवाब तलाश करने से कासी रही। उसे न जाने क्यों ये लड़का पुरअसरार लग रहा था। वो लड़के के इस दीवानेपन से जरा भी मुतासिर ना हुई थी कि वो कल शाम से इसके घर के सामने खड़ा था, बल्कि उसकी नजर में ये पागलपन था। शुर्ली के नजदीक इस लड़के की खूबसूरती भी अहमियत नहीं रखती थी। उसने अपने जहन से लड़के का ख्याल निकाला और नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गई। नाश्ता बनाने के बाद शुर्ली और जीन्स टेबल पर साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। दीदी, मैं बाहर खेलने जाऊं? जीन्स ने मासूमियत से पूछा। शुर्ली ने मुस्कुराते हुए जीन्स को देखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे उस नौजवान का ख्याल आया जो कल से उनके घर के बाहर डेरा डालकर खड़ा था। शुर्ली को ये परेशानी सताने लगी कि कहीं वो जीम्स को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसने जीम्स को बाहर निकलने से मना किया। नहीं, तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, तुम आज घर के अंदर रहकर खेलोगे। शुर्ली का लहजा सख्त देकर जीम्स रुहाना हुआ तो शुर्ली को उस पर प्यार आने लगा, लेकिन वो मजबूर थी और साथ में बेबस भी। मैं तुम्हें किसी दिन पार्क ले जाऊंगी, शुर्ली ने नरम लहजे में कहा। जीन्स ने नाश्ता छोड़ा। वो नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। शुर्ली को दुख हुआ कि उसने अपने छोटे भाई का दिल दुखाया है और अंदर ही अंदर शुर्ली को उस नौजवान पर भी गुस्सा आने लगा, जिसकी वजह से शुर्ली को अपने भाई के साथ मजबूरन ऐसा बर्ताव करना पड़ा। शुर्ली उठकर जीन्स के कमरे में गई तो वो मुंह फैलाए खिड़की से बाहर देख रहा था। शुर्ली का घर जरा आबादी से दूर था। आसपास सिर्फ घास और दरख्त थे। शुर्ली ने मोहब्बत से आकर जीन्स को पीछे से गले लगाया और बोली, चलो कोई अंडरवर्ल्ड गेम खेलते हैं। ठीक है। जीन्स भी खुश हो गया और फिर दोनों ही खेलने लगे। अभी गेम खेलने बैठे ही थे कि फोन की घंटी बजी। तुम तब तक कुछ और खेलो, मैं अभी आती हूँ, शुर्ली ने प्यार से कहा और जीन्स ने हल्का सा मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और शुर्ली ने हॉल में आकर कॉल रिसीव की तो फोन ऑफिस से उसके बॉस का था। हेलो शुर्ली, तुम आज क्यों नहीं आई? दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज सुनाई दी। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं, शुर्ली ने झूठ बोला। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बस यही पूछना था। ओके सर, शुक्रिया, शुर्ली ने कहा और फोन बंद कर दिया। वो वापस जीम्स के कमरे में आई और वो दोनों बैठकर चीज खेलने लगे। रात हो चुकी थी। शुर्ली ने जेम्स को कहानी सुनाई और वो गहरी नींद सो गया। शुर्ली ने जेम्स के कमरे की लाइट ऑफ की और खुद हॉल में आकर टीवी तकने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फोन की घंटी बजी। शुर्ली फोन की घंटी पर चौंकी और हैरानी से सोचने लगी कि इस वक्त कौन हो सकता है, किसका फोन आ सकता है। ये सोचते हुए उसने फोन उठाया और कई दफा हेलो कहा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया तो उसने फोन बंद कर दिया और दोबारा टीवी तकने लगी। एक बार फिर फोन की घंटी बजी। शुर्ली ने हैरत से फोन की तरफ देखा। उसके दिमाग में कई तरह के ख्यालात असर उठा रहे थे। न जाने उसे क्यों लग रहा था कि फोन करने वाला वही नौजवान है। शुर्ली ने इस बार फोन नहीं उठाया, बस यूं ही फोन को देखती रही। फोन के ऊपर कोई नंबर नहीं आ रहा था, जिस वजह से शुर्ली के दिल में खौफ पैदा होने लगा। शुर्ली छोटे छोटे कदम लेती हुई खिड़की के पास आई और हल्का सा पर्दा सिरका, लेकिन बाहर कोई न था। शुर्ली ने सुकून की सांस ली और वापस अपने कमरे में आकर सोफे पर बैठ गई। लेकिन इस बार शुर्ली की नजरें टीवी की बजाय फोन पर थी और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक फोन दोबारा बजने लगा। पहले पहल तो शुर्ली सोच रही थी कि अगर फोन करने वाला नौजवान है तो इसे इसका नंबर कैसे मिला और फिर इसकी सहेलियां इस वक्त फोन नहीं करती। लेकिन यहाँ तो मामला ही समझ से बाहर था। फोन पर नंबर नहीं आ रहा था, जिस वजह से पता चल सकता ताकि फोन करने वाला है
कौन? शुर्ली की परेशानी और खौफ दो चंद था। फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। शुर्ली ने कांपते हुए हाथों के साथ रिसीवर उठाकर कान से लगाया, मगर कुछ न बोली। दूसरी तरफ से भी कोई आवाज सुनाई ना दे रही थी। शुर्ली ने फोन बंद किया और दहशत के मारे लंबे लंबे सांस लेने लगी। उस नौजवान का खौफ शायद शुर्ली के दिल में बैठ गया था। शुर्ली की हालत अभी तक ठीक से संभली न थी कि जब ही फोन की घंटी दोबारा बजी। इस पर शुर्ली को गुस्सा आया। उसने फोन उठाकर तकरीबन चीखते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम हैं। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज सुनाई दी और फिर साथ ही राब्ता कट गया। शुर्ली के मुंह से दिल को दहला देने वाली चीख बरामद हुई। उसने फोन वापस पटक दिया और साथ में फोन की मेन तार भी उतार दी ताकि वो दोबारा फोन करे भी तो फोन ना मिले। साबित हो गया था कि फोन करने वाला वही नौजवान था। शुर्ली दहशत के मारे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और अपनी टांगे समेटकर आहिस्ता आहिस्ता सिसकने लगी। अगली सुबह जेम्स स्कूल जाने के लिए तैयार था और शुर्ली ऑफिस जाने के लिए। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े तो ठटक गए। घर के दरवाजे के अंदर कोई बॉक्स पड़ा था जिसे बड़ी खूबसूरती से पैक किया गया था। शुर्ली का खौफ से बुरा हाल हुआ क्योंकि दरवाजा बंद था, तो ये बॉक्स अंदर कैसे आया? शुर्ली सोच रही थी। इसे पता लगाने में देर न लगी। ये काम उसी नौजवान का था। शुर्ली को न जाने क्यों वो नौजवान अपनी हरकतों से इंसान मालूम नहीं होता था। उसे वो भूत प्रेत का ख्याल था, लेकिन वो रद्द कर देती। शुर्ली खुले मुंह और खुली आंखों से उस बॉक्स को घूर रही थी। दीदी, ये किसने भेजा? जेम्स को वो बॉक्स देखने में पसंद आया। शुर्ली ने जेम्स की बात का जवाब न दिया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के पास पड़ी और बॉक्स उठाया। दरवाजा खोलकर बाहर चारों तरफ देखा, लेकिन बाहर कोई न था। शुर्ली ने कवर फाड़ा तो अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स थी। शुर्ली ने वो चॉकलेट्स का बॉक्स बाहर कूड़ेदान में फेंका और घर को ताला लगाकर जेम्स के साथ उसके स्कूल की जानिब चल पड़ी। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद जब शुर्ली घर आई तो जेम्स पहले ही स्कूल से आ चुका था। घर की चाबी शुर्ली ने जेम्स को दे रखी थी क्योंकि जेम्स को शुर्ली से पहले छुट्टी हो जाती थी ताकि वो ताला खोलकर अंदर जा सके। जेम्स भागता हुआ शुर्ली के पास आया और मुसरत भरे लहजे में उससे बोला, दीदी, आपके लिए कोई कुछ देकर गया है? शुर्ली को हैरत का झटका लगा। वो समझ गई कि ये हरकत जरूर उस नौजवान ने की होगी। कौन था वो? कोई लड़का था, बहुत अच्छा था दीदी। उसका नाम जैक था, जेम्स ने खुशी से बताया। क्या देकर गया है वो? शुर्ली ने जानना चाहा। जेम्स अपने कमरे में गया और फूलों का गुलदस्ता उसके हाथों में था। शुर्ली ने फूलों का गुलदस्ता जेम्स के हाथों में से लिया। फूलों के बीच एक कार्ड भी मौजूद था जिस पर लिखा था जैक। शुर्ली ने फूल एक तरफ रखे और जेम्स से बेचैनी से बोला, वो दिखता कैसा था? जेम्स ने उसका हुलिया बताया तो शुर्ली के रोंगटे खड़े हो गए। ये उसी नौजवान का हुलिया था। शुर्ली परेशानी से जेम्स को इधर उधर चेक करने लगी कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। मैं ठीक हूँ, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। जेम्स समझ गया था कि उसकी बहन क्या देख रही है। शुर्ली ने वो फूलों का गुलदस्ता उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। खबरदार, जो आइंदा तुमने उस शख्स से बात की, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा, शुर्ली ने चीख कर सख्ती से कहा। जेम्स घबरा सा गया और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद शुर्ली को एहसास हुआ कि उसे जेम्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुर्ली जेम्स के कमरे में गई और मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, नाराज हो मुझसे? जेम्स ने कोई जवाब ना दिया। शुर्ली हल्का सा मुस्कुराई और बोली, चलो पार्क चलते हैं। जेम्स खुश हुआ और 1 मिनट से पहले वो मान गया। दोनों तैयार होकर पार्क की जानिब चल पड़े। नौजवान जैक एक दरख्त के पीछे से निकला और उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसने कूड़ेदान में पड़े हुए फूलों के गुलदस्ते को देखा। वो धीरे से मुस्कुराया और उनके पीछे चल दिया। जेम्स पार्क में खेलता रहा और शुर्ली एक तरफ बेंच पर बैठ गई। जैक कुछ फासले पर दूर खड़ा होकर शुर्ली को तकने लगा। शुर्ली को महसूस हुआ कि जैसे कोई मुसलसल उसे देख रहा था, तो उसने उसे देखा तो जैक खड़ा था। शुर्ली कांप कर रह गई। उसे खौफ भरी नजरों से देखने लगी। शुर्ली को हैरत थी कि वो नौजवान यहाँ भी पहुँच गया, मगर उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ है? शुर्ली को लगा कि शायद ये नौजवान मुसलसल इसके ताक़ुब में रहता है या फिर यहाँ मिल जाना कोई इत्तेफाक है। शुर्ली ने जेम्स को आवाज दी और जेम्स भागता हुआ शुर्ली के पास आ गया। चलो बहुत खेल लिया, आओ घर चले, शुर्ली ने फूली हुई सांस के साथ कहा। इतनी जल्दी दीदी? जेम्स ने मुंह बनाया। हाँ, शुर्ली ने दो टोक अंदाज में कहा और जेम्स को लेकर घर आ गई। शुर्ली ने घर आते ही सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर दी।
सब ठीक तो है ना दीदी? जेम्स ने शुर्ली को परेशान पाकर पूछा। शुर्ली ने मुस्कुराने की कोशिश की और इस बात में सर हिलाया। रात खाने के बाद जेम्स सोया, लेकिन शुर्ली को नींद ना आ रही थी। उसके दिमाग में जैक का ख्याल नहीं जा रहा था। बार बार उसका चेहरा शुर्ली की आंखों के सामने घूम रहा था। शुर्ली काफी देर यूं ही बेड पर लेटी करवटें बदलती रही, लेकिन नींद थी के आने का नाम ना ले रही थी। शुर्ली उठकर हॉल में आई और टीवी ऑन किया। शुर्ली अभी टीवी पर चैनल सर्च ही कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। शुर्ली ठटक गई और हैरत भरी निगाहों से दरवाजे को देखने लगी कि इस वक्त कौन हो सकता है। न जाने क्यों शुर्ली का दिल कह रहा था कि दरवाजे की घंटी बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक ही है। शुर्ली ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो शशद रह गई। रात के पूरे 12 बज रहे थे। शुर्ली सोफे पर बैठी दरवाजे को तकती रही। थोड़ी देर के बाद घंटी फिर बजी। शुर्ली घंटी की आवाज पर ऐसे चौंकी जैसे नींद से बेदार हो गई हो। शुर्ली सोफे से उठी और डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास जाकर शुर्ली लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसे गुस्सा और हैरत थी कि वो नौजवान जैक शुर्ली से खुलकर सामने आकर बात क्यों नहीं करता, यूं ऐसी हरकतें करके क्यों इसे परेशान कर रहा है। एक बार फिर दरवाजे की घंटी बजी तो शुर्ली ने झट से दरवाजा खोला और ये देखकर दम बखुद रह गई कि बाहर कोई न था। कोई इंसान भी अगर ये शरारत कर रहा हो तो इतनी फुर्ती से घंटी बजाकर भाग नहीं सकता था। जबकि शुर्ली ने घंटी के फौरन बाद दरवाजा खोला। शुर्ली का खौफ के मारे बुरा हाल था। वो उल्टे पांव घर के अंदर गई और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आकर बेड पर दराज हो गई और खुद को अच्छी तरह चादर के अंदर लपेट लिया। वो खौफ से कांपती जा रही थी। उसका दिल रोने और चीखने को कर रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे शुर्ली की डरते डरते आंख लगी। शुर्ली की न जाने रात के किस पहर आंख खोली। शुर्ली ने काफी कोशिश की सोने की, लेकिन उसे दोबारा नींद न आई। शुर्ली को समझ नहीं आ रही थी कि इस वक्त उसकी आंख क्यों और कैसे खुली। बाहर हॉल में कोई आहट हुई तो शुर्ली होशियार हो गई। शुर्ली बेड से उठी और अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा ली और अपना कान कमरे के अंदर से बाहर कर दिया और बाहर से आने वाली आवाजें सुनने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर बाद शुर्ली को जेम्स का ख्याल आया तो न जाने कहां से उसके अंदर हौसला आया। उसने हाथ में हॉकी पकड़ी और आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर लिपकी। उसने दबे कदमों के साथ हाथ में हॉकी मजबूती से पकड़े घर के कोने कोने में गई, लेकिन सब ठीक था। वो जेम्स के कमरे में गई तो वो सुकून से बेखबर सो रहा था। शुर्ली ने सुकून का सांस लिया और वापस अपने कमरे की तरफ चल दी। अचानक उसकी नजर दरवाजे की तरफ उठी। दरवाजे के पास गिफ्ट बॉक्स देखकर शुर्ली की आंखें खौफ से खुली की खुली रह गई। उसकी आंखें आंसू से भीग गई। उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज अंदर आई कैसे, क्योंकि शुर्ली ने हर दरवाजा और हर खिड़की बंद कर रखा था। शुर्ली हाथ में हॉकी लिए गिफ्ट बॉक्स के पास गई और जमीन पर बैठ गई। उसे उठाकर इधर से उधर हैरानगी से तकने लगी। गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक पर्ची थी। शुर्ली ने वो पर्ची देखी तो उसमें लिखा था, तुमसे मोहब्बत की है, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा। बेशक तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे तुम्हारी या किसी और की जान ही क्यों ना लेनी पड़े, इसलिए अच्छा होगा कि तुम आराम से मान जाओ। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब तक की तो मैंने मेरी हरकतें देख ही ली होंगी। ये कुछ भी नहीं, मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। शुर्ली जैक का ये खत पढ़कर खौफजदा हो गई। उसे यकीन हो गया था कि ये सब करने वाला जैक ही था, लेकिन उसे अब तक ये समझ नहीं आ रही थी कि वो ये सब करता कैसे है। शुर्ली ने आगे पढ़ना शुरू किया। इस गिफ्ट में मैं तुम्हारे लिए ब्रेक ड्रेस लेकर आया हूँ। कल शाम में तुम्हारा इंतजार करूंगा होटल में। उम्मीद है कि तुम जरूर आओगी। लव, जैक। जैक ने होटल का पता भी अच्छे से लिखा था। शुर्ली ने गिफ्ट खोला तो उसमें वाकई ब्लैक ड्रेस थी। उसने कल शाम जैक से खुलकर बात करने का खत्मी फैसला किया कि वो क्या चाहता है। अगला सारा दिन शुर्ली का सोचों में गुजरा कि वो जब जैक से मिलेगी तो वो कैसा होगा, क्या बात होगी उनके बीच। किसी वक्त तो शुर्ली उसके पास ना जाने का फैसला करती, लेकिन अगले ही लम्हे शुर्ली को इस बात की याद आती, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। शाम होने तक शुर्ली ने हतमी फैसला किया कि वो जैक से जरूर मिलेगी। उसके लिए वो मुकम्मल तौर पर जहन से तैयार हो चुकी थी। शुर्ली ने आज जेम्स को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है और किससे मिलने जा रही है। उसने नहा धोकर जैक का दिया हुआ ब्लैक गाउन पहना, जो उसकी टांगों से कुछ ही ऊपर था लेकिन घुटनों से नीचे था। शुर्ली उस ब्लैक ड्रेस में पाकिस्तान की आई हुई परी लग रही थी। उसने अपने गोल्डन बालों में ब्रश फेरा और उन्हें अपनी कमर में फैला दिया। उसका हुस्न मेकअप का मोहताज नहीं था। बस होंठों पर हल्की सी सुर्ख लिपस्टिक और आंखों में हल्का लाइनर लगाया। उसने पाँव पर छोटी हील वाली जूती पहनी और हाथ में जैक की पर्ची लिए जिसमें जैक ने होटल का पता लिखा था, घर से निकल पड़ी।
शुर्ली ने कल को रॉक किया तो उसका दिल घबराने लगा। उसे जेम्स को अकेले घर छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा था। उसे डर था कि कहीं इसकी गैर मौजूदगी में कुछ गलत ना हो जाए। शुर्ली ने ठंडी आंख भरी और हर तरह के खौफ को अपने जहन से निकालकर चलने लगी। सड़क पर आकर उसने एक टैक्सी वाले को हाथ का इशारा किया तो वो टैक्सी उसके सामने आकर रुक गई। उसने टैक्सी वाले को वो पर्ची दिखाई जिस पर होटल का पता लिखा था। टैक्सी वाले ने वो पता पढ़कर हैरत से शुर्ली को देखा, फिर बोला, मैडम इस जगह तो ऐसा वैसा कोई होटल नहीं। शुर्ली हैरत से चौंक कर टैक्सी वाले को तकने लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद इसे कोई गलत फहमी है या फिर ये कभी वहाँ गया नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसने हैरत से कहा। ऐसा ही है, तुम चलो। टैक्सी वाले ने जोर देकर कहा, आपने पी रखी है शराब। शुर्ली को गुस्सा आया क्योंकि उसे पता था कि जैक ने अगर पता लिखा है तो वाकई ऐसा कोई होटल होगा। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि शुर्ली ने आज तक खुद इस होटल के बारे में नहीं सुना था। मुझे माफ कीजिए, आप किसी और के साथ चली जाइए, वहाँ टैक्सी वाले ने बेजारी से कहा और टैक्सी आगे बढ़ा ले गया। शुर्ली अभी तक खड़ी सोच ही रही थी कि जब भी उसके सामने एक आलीशान, खूबसूरत और बहुत ही लंबी चौड़ी ब्लैक गाड़ी आकर रुकी। शुर्ली ने चौंक कर गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी की ड्राइविंग सीट से एक आदमी बाहर आया और पिछली सीट का दरवाजा खोलकर शुर्ली से बड़े अदब से बोला, मैम क्या आप होटल जाना चाहती हैं? शुर्ली को हैरत का झटका लगा। आपको कैसे मालूम? हमें सर जैक ने भेजा है, हम इनके मुलाजिम हैं, उस आदमी ने जवाब दिया। शुर्ली ने इस बात में सर हिलाया और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। उस आदमी ने दरवाजा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। शुर्ली सोच रही थी कि जैक को कैसे पता चला कि वो यहाँ खड़ी है। गाड़ी बहुत बड़ी और आरामदेह थी। शुर्ली ने सोचा कि शायद जैक बहुत अमीर है। शुर्ली को 3 बार यूँ महसूस हुआ जैसे वो आदमी से बैक मिरर से तक रहा था, लेकिन जब शुर्ली देखती तो ऐसा कुछ न होता। शायद ये इसका वहम था या हकीकत। सफर खामोश से तय हुआ। वो आदमी गाड़ी से निकला और पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। शुर्ली गाड़ी से बाहर आई और हैरानगी से सामने होटल को तकने लगी, जो काफी सीढ़ियां चढ़कर आता था, जैसे कोई इबादत गाह हो। शुर्ली के वहमो गुमान में भी ना था कि ये होटल नहीं था, ना ही इसने इतना खूबसूरत होटल पहले कभी देखा था। उसने उस जगह के बारे में सुन रखा था, लेकिन उस जगह पर उस होटल के बारे में आज पहली दफा सुना था। शुर्ली आहिस्ता आहिस्ता धड़कते हुए दिल के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब शुर्ली होटल के दरवाजे के पास पहुंची तो एक शख्स ने मुस्कुराते हुए होटल का दरवाजा खोला। शुर्ली ने सोचा कि शायद ये सब उसकी आमद के बारे में जानते होंगे। वो होटल के अंदर आई। होटल की लड़कियों ने उस पर फूल बरसाए। शुर्ली ने हल्का सा मुस्कुराते हुए फूल अपने ऊपर से झटक दिए और आगे बढ़ी। शुर्ली इतना बड़ा, खूबसूरत, आलीशान, वसीओ अरीस होटल देखकर हैरान थी। ये होटल उसकी तवक्को से बढ़कर था। पूरा होटल रोशनियों से झकमगा रहा था। एक दराजकद नौजवान पेंट कोट में मलबूस शुर्ली की तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। शुर्ली उसको देखकर रुकी और जब वो नौजवान पीछे मुड़ा तो शुर्ली की सांस जैसे हलक में ही अटक गई। वो जैक था। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी, जैक ने गर्मजोशी से कहा, जबकि वो जैक को देखकर सहम गई। जैक ने उसको सर से पांव तक देखा और मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और नरमी से बोला, मुझे इजाजत दो डार्लिंग। शुर्ली ने खामोशी से अपना हाथ जैक के हाथ में दिया और अपना खुश्क गला तिड़किया। जैक उसको लेकर एक खूबसूरत टेबल के पास आया। जैक ने शुर्ली के लिए कुर्सी को पीछे धकेला। वो कुर्सी पर बैठ गई और जैक खुद भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। काफी देर शुर्ली को देखने के बाद जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। शुर्ली कब से नजरें झुकाकर बैठी थी। जैक ने तारीफ करने पर शुर्ली ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और दोबारा नजरें नीचे झुकाई। जैक ने एक वेटर को इशारा किया तो थोड़ी देर के बाद वो खाना लेकर आया और टेबल पर सजा दिया। ये सब क्या है? शुर्ली ने पहली बार लब खोले। क्या ये सब जाहिर नहीं? जैक ने शुर्ली को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। शुर्ली ने कोई जवाब न दिया तो जैक ने दुनिया भर का प्यार अपने लहजे में सुमोते हुए कहा, ये प्यार है। तुम चाहते क्या हो मुझसे? शुर्ली का लहजा सख्त था। तुम अब भी मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? जैक ने संजीदगी से कहा। शुर्ली ने जैक की उस अंदाज में कुछ अजीब ही महसूस किया कि वो उसे देखती रह गई। छोड़ो इन बातों को, खाना खाओ, हाथ तुम्हारे लिए। जैक ने बात करो किसी तरफ मोड़ते हुए कहा। शुर्ली ने घबराते हुए अस्मात में सर हिलाया। होटल की मध्यम रोशनी में किसी अजनबी लड़की के साथ पहला डिनर था। उसे इस किस्म की चीजों का कतई कोई तजुर्बा ना था। शुर्ली ने खाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद शुर्ली ने नजरें उठाकर जैक को देखा, जो दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के बीच लिए अपनी थोड़ी के नीचे रखकर शुर्ली को प्यार से तक रहा था। तुम खाना नहीं खाओगे? शुर्ली ने पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है।
ये सब तुम्हारे लिए है, वो मुस्कुराते हुए बोला। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वो खाना छोकर बैठ गई। हकीकत में उसके दिल में खौफ आया था कि कहीं खाने में कुछ मिला ना हो। जैक ने बमें उचकाकर शुर्ली को देखा। ये क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वो उसके चेहरे को पढ़ती जा रही थी कि ये क्या सोच रहा है। किसी को डिनर पर मधु किया जाता है ताकि इकट्ठे बैठकर खाना खाया जाए, और मैं अकेले खा रही हूँ। तुम खा नहीं रहे, इसलिए मैं भी नहीं खाऊंगी। अगर तुम नहीं खाओगे, शुर्ली ने फैसला सुना दिया। जैक शुर्ली की बात पर कहखा मारकर हंस पड़ा। ठीक है, जैक ने कहा और खुद भी उसके साथ खाने लग गया। खाने से फारिग होने के बाद जैक ने शुर्ली से कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? शुर्ली ने तजुस्सुस से कहा। अपनी आंखें बंद करो, जैक ने कहा। शुर्ली उसकी बात पर हैरान रह गई और अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहती थी। वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी। जैक हल्का सा सेरेला मुस्कुराया और शुर्ली की कैफियत भांपकर बोला, ठीक है, ना करो। एक वेटर जैक के इशारे पर ब्लैक रंग का ज्वेलरी का बॉक्स लेकर आया। शुर्ली तजुस्सुस से बॉक्स को देखने लगी कि इसमें क्या है। जैक ने वो बॉक्स खोला तो उसमें से बहुत ही खूबसूरत लॉकेट निकालकर शुर्ली के पीछे आया और उसके गले में पहना दिया। 4 मुलाजिम एक बहुत बड़ा शीशा लेकर आए और शुर्ली के सामने लाकर खड़ा किया। शुर्ली लॉकेट को देखकर हैरान रह गई। ये क्या? ये डायमंड है, जैक ने कहा। शुर्ली गले में पहने लॉकेट को हाथ लगाकर शीशे में देख रही थी। ये तो बहुत महंगा है। शुर्ली की बात का जवाब नहीं दिया। उसने 4 मुलाजिमों को इशारा किया और वो शीशा लेकर चले गए। जैक अपने घुटनों के बल शुर्ली के सामने जमीन पर बैठ गया और अपना हाथ शुर्ली की तरफ बढ़ाकर मोहब्बत भरे लहजे में कहा, मेरे साथ डांस करोगी? शुर्ली ये सुनकर काम की, लेकिन उसके पास कोई चारा न था। उसने न चाहते हुए भी अपना हाथ जैक को दे दिया। काफी तादाद में लड़के धीमी आवाज में वायलिन बजाने लगे। जैक ने शुर्ली को कमर से पकड़कर अपने करीब किया। शुर्ली घबरा गई। वो दोनों डांस करने लगे। शुर्ली जैक से मुतासिर हुई थी, लेकिन उस वक्त वो जैक के बेहद करीब थी। इससे पहले इतना कभी ना थी, जिस वजह से उसे कुछ अजीब और पुरअसरार लग रहा था। उसे जैक के जिस्म में कोई हरकत महसूस ना हो रही थी। शुर्ली को लगा कि ये इसका वहम है, इसे इतना नहीं सोचना चाहिए, ये इसका डर है जो कि इस पर हावी हो रहा है। जैक ने शुर्ली को घुमाया और दौड़ करके फिर उसे अपने करीब कर लिया। शुर्ली उसके गले लग गई थी। तुमने मुझे पहली बार कहाँ देखा जैक? शुर्ली ने नरम लहजे में पूछा। बस स्टॉप में, और तुम्हें वहीं देखकर मेरा दिल रुक गया। शुर्ली की कमर अब जैक के सीने पर थी। जैक ने शुर्ली को सीधा किया और बोला, मेरी आंखों में देखो, क्या नजर आता है तुम्हें? शुर्ली जैक की आंखों में आंखें डाले देखती रही, लेकिन कुछ न बोली। आई लव यू, जैक ने प्यार भरे लहजे में कहा। वो यकदम उससे दूर हो गई। वो उससे मुतासिर तो हो गई थी, लेकिन वो उसकी बात का क्या जवाब दे, इससे ये फैसला नहीं हो रहा था। जैक उसे मुसलसल देख रहा था कि उससे क्या हुआ है। शुर्ली ने कोई जवाब ना दिया और होटल से बाहर भाग गई। जैक आराम से मुतमिन चलता हुआ शुर्ली के पीछे आया, लेकिन होटल के दरवाजे पर रुककर उसे जाता हुआ देखने लगा। शुर्ली भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी और घर की तरफ भागने लगी। शुर्ली ने घर आकर दरवाजा बंद किया और दरवाजे के साथ टेक लगाकर जोर से हाँफने लगी। भागने के बायस उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। शुर्ली अभी ठीक से संभली न थी कि दरवाजे की घंटी बजी। शुर्ली घंटी की आवाज सुनते ही चौंकी। कौन? उसने अंदर से ही पूछा। जैक, बाहर से आवाज सुनाई दी। वो हैरत ज़दा थी कि जैक इतनी जल्दी उसके पीछे यहाँ कैसे आया। फिर सोचा कि हो सकता है कि वो गाड़ी में आया हो। उसने ये ख्याल अपने जहन से झटका और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बिल्कुल सामने बेहद हसीन नौजवान जैक अपने लबों पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। तुम ऐसे पागलों की तरह वहाँ से भागी क्यों? जैक ने दरवाजे पर ही खड़े पूछा। शुर्ली के पास इस सवाल का कोई जवाब ना था। वो जवाब देती भी तो क्या देती। शुर्ली बाहर आई, घर का दरवाजा बंद किया। जैक ने मुस्कुराते हुए शुर्ली को तजुस्सुस भरी निगाहों से घूरा। मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचे? शुर्ली ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल दाग दिया। हकीकत ये थी कि वो नहीं चाहती थी कि जैक अंदर आए, लेकिन वो ये भी जानना चाहती थी कि वो यहाँ इतनी जल्दी पहुँचा कैसे। गाड़ी पर, जैक ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था कि शुर्ली क्या सोच रही है। कहाँ है गाड़ी? शुर्ली ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। चली गई। मैंने ड्राइवर से कहा कि मैं यहाँ उतरना है। वो मुझे यहाँ उतार गया और मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। वो बहुत कमाल का ड्राइवर है, तभी मैं यहाँ इतने कम वक्त में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जैक ने हंसते हुए कहा। तुम हंस क्यों रहे हो? शुर्ली ने कुछ देर तौक़ुफ़ के बाद कहा, क्योंकि तुम सोच रही हो कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। इंसान जितना मर्जी तेज गाड़ी क्यों ना चलाए, इतनी जल्दी कहीं पर भी नहीं पहुँच सकता। शुर्ली ने हर्जा जाहिर करते हुए कहा। मैं गलत नहीं कह रहा। वो फिर मुस्कुराया।
उसकी बात सुनकर वो साकित रह गई। वो जो सोच रही थी जैक ने एकदम ठीक बता दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये सब कुछ सोच रही थी? इस वक्त जो तुम्हारी हालत हुई है, इससे कोई बच्चा भी अंदाजा लगा लेगा कि तुम क्या सोच रही हो। मैं तो फिर तजुर्बेकार इंसान हूँ। दरअसल तुम्हारे दिल में मेरा खौफ बैठ गया है। बैठता भी क्यों ना, मैंने तुम्हें डराया ही बहुत है, जैक बोला और कैखा मारकर हंस दिया। वो उसे देखती रह गई। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसे जैक का हंसना बुरा लगा। तुम बहुत अजीब हो, मुझे नजारे के ऊपर असरार लगते हो। शुर्ली ने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। कुछ देर पहले शुर्ली जो जैक से मुतासिर हो गई थी, जैक की बातें सुनकर उसका फिर उसके बारे में ख्याल बदल गया। जैक संजीदा हो गया। हम बैठकर तफसील से बात कर सकते हैं। जैक का इशारा घर की तरफ था, जो शुर्ली समझ गई। नहीं, तुम जाओ अब यहाँ से। मैं कौन सा पहली बार यहाँ आया हूँ, पहले भी आ रहा हूँ। बहुत नाइस है तुम्हारा भाई, जैक ने तहम्मुल से संजीदा लहजे में कहा। आइंदा मेरे भाई से दूर ही रहना, शुर्ली ने सख्त लहजे में कहा। जैसा तुम चाहो। मैं तो यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? तुम ना भी करोगी तो मुझसे बच नहीं सकती, लेकिन फिर भी तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, जैक ने संजीदा लहजे में कहा। तो शुर्ली उसका ये अंदाज देखकर सहम गई। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। जैक ने कुछ देर गहरी नजरों से शुर्ली को देखा और फिर ओके कहकर वापस जाने के लिए पलट गया। जैक ने जाते ही शुर्ली ने दरवाजा बंद किया और खिड़की से पर्दा सिरकाकर उसे जाता हुआ देखने लगी। जैक ने पीछे मुड़कर देखा तो शुर्ली ने घबराकर पर्दा आगे कर दिया। जैक मुस्कुराया और दोबारा चलने लगा। ऑफिस में लंच ब्रेक था। शुर्ली ने कैंटीन से कॉफी और कुछ बिस्किट खरीदे। शुर्ली उन्हें पकड़े वापस कैबिन में आ रही थी कि उसकी नजर फ्रैंक से हुई, जो शुर्ली का कोलीग था। सॉरी, शुर्ली ने माजरत लहजे में कहा। इसे वाकई पता न चला कि फ्रैंक आ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, फ्रैंक ने खुशगवार लहजे में कहा। फ्रैंक वही था जो शुर्ली का अच्छा दोस्त था। दोनों के दरमियान पाकीज़ा ताल्लुक था, इसमें कोई नफसानी ख्वाहिशात शामिल न थी। शुर्ली जवाब में सिर्फ मुस्कुराई और बाहर आकर बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद फ्रैंक शुर्ली के बराबर आकर बैठा। शुर्ली सोचों में ऐसी गुम थी कि उसे फ्रैंक के आने का पता ना चला। आजकल कहाँ खोई रहती हो? फ्रैंक की आवाज पर शुर्ली यूं चौंकी जैसे नींद से बेदार हो गई हो। अगर परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं शायद कोई तुम्हारी मदद कर सकूं। फ्रैंक के लहजे में हमदर्दी थी। शुर्ली वाकई उस दिन से खोई हुई थी और परेशान सी रहने लगी थी जब से जैक उसकी जिंदगी में आया था। शुर्ली ऑफिस का कोई भी काम ठीक से अंजाम ना दे रही थी। फ्रैंक काफी दिनों से उसे नोट कर रहा था। उस वक्त भी वो जैक से होने वाली कल की मुलाकात के बारे में सोच रही थी कि वो उसकी प्रपोजल का क्या जवाब दे कि फ्रैंक की आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम क्या कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता? शुर्ली ने बेबसी से कहा। शुर्ली को जैक के कहे हुए अल्फाज याद आए। मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। वो फ्रैंक को इस मामले में घसीटकर मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। देखो, कुछ भी है, हिम्मत मत हारो। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में बीत रहा है मुझे बताओ, मैं तुम्हारा राजदार बनकर रहूंगा, फ्रैंक ने मजबूत लहजे में कहा। उस वक्त शुर्ली को ऐसे साथी की जरूरत थी जिसके कंधे पर सर रखकर रो दे और वो बोलती जाए और वो सुनता जाए। शुर्ली ने सोचा कि शायद वाकई फ्रैंक कोई हल निकाल लेगा, इसलिए शुर्ली ने हामी भरी कि वो फ्रैंक से कुछ भी ना छुपाएगी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं। शाम को हम मूवी देखने चलेंगे तो सुकून से बैठकर बात करेंगे, शुर्ली ने कहा। ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, फ्रैंक ने कहा। शुर्ली ने इस बात में सर खिलाया और फ्रैंक के कंधे पे सर रख दिया। जैक ऑफिस के कुछ फासले पर खड़ा था। उसने दोनों को इतना करीब देखा, उसकी आंखें शोले उगलने लगी, उसका खून खो रहा था। उसने खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया और वहाँ से चला गया। शाम को शुर्ली जाने के लिए तैयार थी। उसने जेम्स को बताया कि वो फ्रैंक के साथ बाहर जा रही है, थोड़ी देर तक आ जाएगी। शुर्ली ने जेम्स को सख्ती से ताकीद की कि वो उसके जाने के बाद कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे और घर में ही रहे। अगर कोई दरवाजे की घंटी बजाए तो भी ना खोले। जेम्स वैसा ही करता था जैसा शुर्ली कहती थी। जेम्स ने वादा किया कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा और ना ही बाहर जाएगा और ना ही किसी को अंदर आने देगा। दोनों की गुफ्तगू खत्म हुई तो दरवाजे की बेल बजी। शुर्ली ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर जेम्स की तरफ देखकर बोली, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। शुर्ली ने जेम्स के गाल पर बोसा दिया और जेम्स ने शुर्ली के गाल पर। शुर्ली दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी कि उसके दिमाग में न जाने क्या आया कि वो पीछे मुड़ी और हाथ में घर का ताला पकड़ लिया। मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें अंदर बंद कर रही हूँ, शुर्ली ने मुस्कुराते हुए कहा। जेम्स भी मुस्कुरा दिया और अपने कमरे में चला गया। शुर्ली ने दरवाजा खोला। ये देखकर हैरान रह गई कि बाहर कोई न था। शुर्ली ने इर्द गिर्द देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई न था। शुर्ली को तशवीश हुई कि फ्रैंक नहीं आया तो घंटी किसने बजाई।
फिर अगले ही लम्हे शुर्ली समझ गई कि ये हरकत जरूर जैक की होगी। जैक की ऐसी हरकतें शुर्ली की समझ से बाहर थी। शुर्ली वापस पलटी तो उसके कदमों ने कुछ छुआ। शुर्ली ने नीचे देखा तो वो बहुत बड़ा बॉक्स था जिसे बंद किया हुआ था। शुर्ली को यकीन हुआ कि ये बेचने वाला जैक ही है। शुर्ली ने वो बॉक्स उठाया और बहुत ही भारी था, जैसे उसमें कोई वजनी चीज हो। उसने बमुश्किल उसे उठाया, दरवाजा बंद करके घर के अंदर आकर सोफे पर बैठी और वो बॉक्स खोलने लगी। जैसे ही शुर्ली ने वो बॉक्स खोला, उसके हलक से दिल को लरसा देने वाली चीख बुलंद हुई। वो दहशत के मारे चीखने लगी। जेम्स अपने कमरे से भागता हुआ आया। इससे पहले कि वो जेम्स बॉक्स देखता, शुर्ली ने उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और रोने लगी। बॉक्स के अंदर फ्रैंक के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े थे, लेकिन फ्रैंक का सर सही सलामत था। उसका सर गर्दन से अलग कर दिया गया था। फ्रैंक के पूरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे, सिर्फ चेहरा छोड़ दिया था ताकि शुर्ली पहचान सके कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि फ्रैंक की है। शुर्ली ने जेम्स को उसके कमरे में भेजा और बाहर से दरवाजा लॉक किया। शुर्ली बहुत बुरी तरह खौफजदा थी। वो सिसकते हुए और कांपते हुए बॉक्स के पास आई। उसके साथ जो खत था उसको उठाकर पढ़ने लगी। कहा था ना कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, तुम्हें पाने के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात को इजी लिया और नजरअंदाज किया। अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया होगा कि मैं मजाक नहीं करता। मान जाओ वरना खून बहेगा। शुर्ली ने वो खत पढ़कर फाड़ा और रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ये किस जुर्म की सजा मिल रही है। फ्रैंक की मौत का वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी, इसके लिए वो खुद को कभी माफ ना कर पाएगी। फ्रैंक की लाश के पास बैठकर शुर्ली काफी देर तक आंसू बहाती रही। उसके बाद शुर्ली कुछ सोचकर पुलिस स्टेशन चली गई। शुर्ली ने इंस्पेक्टर जॉनसन को सारा वाकया सुनाया कि कब से किस तरह से जैक उसे परेशान कर रहा है और अब उसने इसके दोस्त को कत्ल किया। इंस्पेक्टर जॉनसन ने बड़े तहम्मुल से शुर्ली की सारी बात सुनी, फिर बोला, आप मान जाती तो क्या हर्ज था इसमें? आज ऐसा कत्ल तो ना होता ना। मैं गुनहगार को बहुत पछता रही हूँ। शुर्ली रोने लगी। लेकिन अब वो एक कातिल है और मैं एक कातिल से शादी नहीं कर सकती। आप जल्दी जल्दी उसे गिरफ्तार करें। शुर्ली ने आंसू साफ करते हुए कहा, क्या आप उसका हुलिया बता सकती हैं? जी, शुर्ली बोली और फिर जैक का हुलिया बताती गई और एक आदमी स्केच बनाता गया। स्केच मुकम्मल हो जाने के बाद इंस्पेक्टर जॉनसन को चुप लग गई। बिल्कुल ऐसा ही है, वो शुर्ली ने स्केच देकर कहा। क्या आप वाकई श्योर हैं कि वो लड़का ऐसा ही है? इंस्पेक्टर जॉनसन ने उलझती हुई निगाहों से पहले स्केच को देखा, फिर शुर्ली को देखा। हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे अच्छे से पहचानती हूँ, शुर्ली ने जोर देकर कहा। सॉरी मैडम, फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, इंस्पेक्टर जॉनसन ने फैसला सुना दिया। क्या मतलब आपका? शुर्ली हैरान और परेशान होकर बोली, जब आपका दुश्मन ही इंसान नहीं तो फिर हम मरे हुए को क्या मारेंगे? ये लड़का आज से 23 साल पहले एक बहुत बड़े हादसे में मारा गया, इंस्पेक्टर जॉनसन ने धीमी आवाज में कहा। शुर्ली को लगा जैसे जमीन घूम गई हो। उसे अपने कानों पर यकीन ना रहा था। लेकिन अगले ही लम्हे शुर्ली को जैक की पुरअसरार हरकतें याद आने लगी, जिन्हें देखकर वो भी कुछ ऐसा ही सोचती थी। कोई सबूत है आपके पास इस बात का? शुर्ली ने एक बार फिर तस्दीक चाही। क्यों नहीं? इंस्पेक्टर जॉनसन ने एक एहलकार को जैक के कत्ल केस की फाइल लाने को कहा। एहलकार फाइल लेकर आया। इंस्पेक्टर जॉनसन ने वो फाइल उससे पकड़ी, शुर्ली को देते हुए कहा, ये लड़का बहुत मशहूर मूसीकार का बेटा था। इसने कॉलेज में टॉप किया था, जिसकी खुशी इसका सारा खानदान एक जगह इकट्ठे होकर मना रहा था कि जब भी इनके दुश्मनों ने पूरे घर को आग लगा दी और घर के तमाम अफराद जलकर राख हो गए। इनके मरने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं कि इनकी रूहें भटक रही है, जिस वजह से लोग वहाँ नहीं जाते। वो लोग जिन्होंने आग लगाई थी वो भी बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। जैक के खानदान और इनके कांधे इनके बीच चूहे बिल्ली की लड़ाई रहती थी। जैक पैदा होते ही एक गैर मामूली बच्चा था, जिस वजह से इसका बाप इसे छोड़कर चला गया, इसी डर से कि न जाने वो लड़का बड़े होकर क्या निकल आए। लेकिन इसकी माँ ने उसका साथ नहीं छोड़ा। सब लोग इसे डरते थे, जिस वजह से कोई इसका दोस्त नहीं बनता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कई दोस्त बने इसके, जो इस हादसे में ही चल बसे। जैक को अपने दुश्मन खानदान की एक लड़की से बहुत मोहब्बत हुई। उसका नाम भी शुर्ली था। वो भी जैक से बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन जब लड़की के खानदान वालों को इन दोनों के इसके बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने शुर्ली को मारा। जैक के मरने के ठीक 2 दिन के बाद जिन लोगों ने उसे मारा था वो भी मारे गए और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक था। इंस्पेक्टर जॉनसन ने गहरी सांस लेकर बात खत्म की। शुर्ली बुत बनकर बैठी थी। वो तो जैसे सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठी थी। अब आप घर जाएं, इंस्पेक्टर जॉनसन ने कुछ देर तौक़ुफ़ के बाद कहा। शुर्ली ना समझने के अंदाज में उठी और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई।
शुली घर वापस आई तो ये देखकर ठटक गई कि फ्रैंक की लाश के टुकड़े मौजूद न थे और जेम्स के कमरे का लॉक भी खुला हुआ था। शुली जेम्स के कमरे में गई लेकिन वो कमरे में नहीं था। शुली परेशान हो गई और पूरा घर छान मारा। फिर अचानक जेम्स वॉशरूम से आया। शुली भागती हुई उसके पास आई, उसे गले से लगा लिया। जेम्स ठीक ठाक था। दरवाजा कैसे खुला? मैं तो बाहर से बंद करके गई थी। शुली ने जेम्स को देखते हुए कहा। पता नहीं, खुद ही खुल गया था, जेम्स ने मासूमियत से कहा। शुली पूरा घर ढूंढ चुकी थी लेकिन फ्रैंक की लाश कहीं न मिली। शुली ने जेम्स को खाना दिया और सलाद दिया। शुली यहाँ से घर छोड़ देने के बारे में सोच रही थी लेकिन फिर उसने ये ख्याल रद्द किया कि ये बेकार का फैसला है। वो जहाँ भी जाएगी जैक उसके पीछे ही जाएगा। शुली बर्तन धोकर फारूक हुई थी कि न जाने उसे ऐसे महसूस हुआ कि उसने खिड़की से बाहर देखा और वो दम बखुद रह गई। अब पहले से ज्यादा वो जैक से खौफजदा हो गई थी। जैक बाहर दरख्त के नीचे लगी हुई पींग पर झूला झूल रहा था और शुली को संजीदगी से देख रहा था। शुली जैक को देखकर कोई हमदर्दी नहीं हुई। उसे कैसे मार दिया गया? अगर वो फ्रैंक का कातिल ना होता तो शायद शुली को हमदर्दी हो जाती, लेकिन इससे शादी करने के बारे में वो कभी भी सोच ना सकती थी क्योंकि वो मरा हुआ था। शुली ने पर्दा खिड़की के पिराया और खौफ के मारे कांपने लगी। थोड़ी देर के बाद शुली ने पर्दा सरकाकर देखा तो जैक अभी तक वहाँ मौजूद था। शुली ने दोबारा पर्दा आगे किया। शुली ने लंबी सांस भरी और हाथ में हाकी पकड़ी। शुली ने सोचा वो डर खत्म करके हिम्मत से काम ले। शुली ने दरवाजा खोला और बाहर आई लेकिन अब बाहर जैक नहीं था। शुली डर गई और हांसी हो गई। वो वापस आने के लिए पलट रही थी कि झूले की आवाज सुनकर रुकी। शुली ने डरते डरते पीछे देखा तो जैक बैठा हुआ था। शुली खौफजदा होकर भागकर अंदर आई और घर का दरवाजा बंद कर दिया। शुली सोफे के लिए अपने कमरे में जाने लगी कि जैक की आवाज ने उसे रोका। शुली खौफ के मारे कांपने लगी। क्या चाहते हो तुम? चले जाओ यहाँ से प्लीज, जान छोड़ दो मेरी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम मुर्दा हो, शुली ने चीखकर कहा। शुली की बात सुनकर जैक का खून खोल उठा। उसने शुली को हवा में लटकाया। शुली चीख रही थी। जैक उसे कभी इधर और कभी उधर हवा में लहराता रहा। शुली की चीख सुनकर जेम्स की नींद से बेदार हुआ। वो बाहर आया। उसने शुली को हवा में लटके और सामने खड़े जैक को देखा तो वो परेशान हो गया। उसने पहचाना ये वही है जो इसे गुलदस्ता देकर गया था। जेम्स भागता हुआ जैक के पास आया। उसके पेट में 2-3 मुक्के मारे। छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ दो, शैतान कहेंगे, जेम्स उसे मारते हुए चीख रहा था। जेम्स चले जाओ यहाँ से प्लीज, जैक इसे छोड़ दो, शुली चिल्लाई। जैक ने जेम्स को इतनी जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया कि वो मासूम पूरी ताकत से दीवार के साथ टकराया और जान से हाथ धो बैठा। जैक ने शुली को छोड़ा और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गई। शुली ने अपनी परवाह न की और जेम्स की तरफ तेजी से लिपकी। उसने जेम्स का सांस और दिल की धड़कनें चेक की। शुली की आंखों में आंसू आए। उसे अपने भाई की मौत का यकीन हो गया था। जेम्स की आंखें ऐसी खुली थी जैसे मरने से पहले कोई बहुत भयानक चीज देख ली हो। शुली के सामने जेम्स की मौत हो गई थी। शुली खुद को कोसने लगी कि वो अपनी कुर्बानी दे देती क्योंकि इसकी वजह से इसके भाई को कुर्बान होना पड़ा। शुली जेम्स को गोद में लिए रोती रही और जैक खड़ा चुपचाप देखता रहा। शुली ने जेम्स को प्यार से जमीन पे रखा और खूनखार नजरों से जैक को घूरा। शुली जैक के पास लिपकी उसे मारने की गर्ज से। शुली को अपने से दूर रखने के लिए जैक ने अपना सिर्फ एक ही हाथ इस्तेमाल किया कि वो बहुत दूर जाकर मेज पर गिरी और मेज के शीशे किरची किरची हो गए। शुली जख्मी हो गई थी क्योंकि कुछ शीशे उसे भी चुभ गए थे। शुली हिम्मत करके दोबारा उठी और फिर जैक के पास लिपकी। जैक ने फिर उसे अपने हाथ का इस्तेमाल किया और शुली दूर जाकर दीवार से पूरी ताकत से टकराई। जैक चूंकि मरा हुआ था इसलिए उसमें गैर मामूली ताकत थी। शुली का सर दीवार के साथ टकराकर फट गया। उसमें उठने की ताकत ना रही थी। उसकी आंखें धुंधली होने लगी थी और फिर वो बेहोश हो गई। शुली की जब आंख खुली तो वो स्ट्रेचर पर पड़ी थी। उसके बदन पर जगह जगह सफेद पट्टियां बंधी हुई थी। शुली के पड़ोसियों में से किसी ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई। उसने फ्रैंक के टुकड़े इकट्ठे किए। जेम्स को भी दफनाया। शुली की सांसें जा रही थी इसलिए उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। शुली की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों के सामने उसके भाई का चेहरा घूम रहा था। शुली ने दाई जानिब देखा तो जैक शीशे की दीवार के पीछे खड़ा उसे देख रहा था। शुली को उसकी शक्ल देखकर गुस्सा आया। वो उठी, उसके जिस्म से तेज उठी। उसने अपनी जख्मों की परवाह न की और रूम से बाहर आई। शुली मेरी बात सुनो, जैक ने कुछ कहना चाहा कि शुली ने उसे जोर से धक्का दिया। वो शुली के पीछे लिपका। शुली ने हॉस्पिटल की 5 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली और जैक दम बखुद रह गया। शुली जैक का होना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसके भाई जेम्स और फ्रैंक का कातिल था और दूसरा शुली सारी जिंदगी उसके बोझ के साथ नहीं जी सकती थी कि वो जेम्स और फ्रैंक की मौत की जिम्मेदार है। तीसरा शुली एक मरे हुए शख्स से शादी करने का सोच भी न सकती थी।
पहले पहल शुर्ली को पछतावा हुआ कि अगर वो खुद को कुर्बान करके मान जाती तो वो दोनों तो सलामत रहते, लेकिन अब ऐसा सोचने का कोई फायदा न था। शुर्ली को जैक से इस कदर नफरत थी कि उसने जैक की आंखों के सामने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर दी। जैक छत से नीचे शुर्ली के मुर्दा जिस्म को देख रहा था, जिसके इर्द गिर्द एम्बुलेंस, पुलिस और दीगर लोग जमा हो गए थे। जुनून किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता, वो मोहब्बत का हो या नफरत का, दोनों का अंजाम बुरा ही होता है।